आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिसर्च का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। शोध अनुसंधान जिसे कहते हैं, ये आपके पेपर फर्स्ट में भी आता है। आपका एक सिलेबस दिया है पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में, ठीक है, दोनों में ही आता है। तो इससे आपका क्या होगा, पेपर फर्स्ट भी आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा जितना भी रिसर्च का पार्ट है, और पेपर सेकंड का जितने भी यूनिट में रिसर्च का दिया है, सारा यूनिट का रिसर्च आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो रिसर्च को आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको एक वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और पूरा इसको अच्छे से समझाया गया है इस वीडियो में। तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ और पूरा एंड तक देखिए, ठीक है, तभी आपको पूरा समझ में अच्छे से आएगा। तो इस वीडियो में आपका क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है रिसर्च के बारे में, क्या है, ठीक है, रिसर्च अनुसंधान क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या, मेथड्स के बारे में। फिर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसके परिकल्पनाओं के बारे में, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके मेथड्स क्या है। उसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। खासकर जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। और बात करेंगे डेटा कलेक्शन के बारे में, तो ये कैसे की जाती है। तो ये इतने सारे जो टॉपिक है आपको इसी वीडियो में पूरा कराया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम अनुसंधान से। अनुसंधान क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए अनुसंधान क्या है, तो आप क्या बताएंगे। अनुसंधान एक ज्ञान की खोज करना होता है। जब हम किसी नए ज्ञान की खोज करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो हमें क्या होता है, नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं, तो इसमें जो जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है। जितने भी क्यों क्वेश्चंस होते हैं वह वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम इसका समाधान करते हैं। हमें जिज्ञासा होती है कि हाँ ये क्यों होता है, तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो हम इसकी खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हमें क्या होती है, नई ज्ञान प्राप्त होती है। और हम रिसर्च क्यों करते हैं, नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, कि हम इसमें नई वस्तुओं का रिसर्च करते हैं, कि हम शोध करते हैं जिससे हम नए नए वस्तुओं की हमें नॉलेज हो, खोज हो, या फिर जो पुराने सिद्धांत हैं उसका परीक्षण करना कि अब जो हमारे वर्तमान में इसका क्या महत्व रह गया है, इसलिए हम अनुसंधान करते हैं। और फिर इसका क्या होता है, जिससे हमें क्या होता है, नए तथ्य प्राप्त होते हैं, उसे ही हमें क्या कहते हैं, शोध कहते हैं, अनुसंधान, या हम इसे रिसर्च कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं अनुसंधान के प्रकार की, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे देखेंगे प्रकार को। आपको एक ही में सब कुछ समझा दिया जा रहा है प्रकार को, ठीक है। एक ही बार में आप इसमें समझ जाइए कि क्या क्या है। जिसमें पहला है मात्रात्मक अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें क्या होता है, इस रिसर्च में होता है हम मात्रा जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसकी इसमें व्याख्या की जाती है। यह अनुसंधान उसमें किसी मात्रात्मक उद्देश्य से इसकी हम इसका यूज़ करते हैं, इस अनुसंधान का रिसर्च करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं इसमें। ये एक स्ट्रक्चरल है जिसमें हम पूरा एक हमारा होता है स्ट्रक्चर। ये वैज्ञानिक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें हमें पता होता है, ठीक है, हमें क्या करना, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कि इसके बाद कौन सा स्टेप, इसके बाद दूसरा, तीसरा, कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने हैं, इसमें हमें पता होता है। और इसमें जो जनसंख्या होती है ये बहुत अधिक होती है, ठीक है। कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी रुक जाइए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा कि होता क्या है। जैसे मात्रात्मक, आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि किसी कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, वो क्या करता है, उसकी जो ग्रोथ है वो पहले महीने में अच्छी थी, ठीक है, नॉर्मल थी। उसके बाद दूसरे महीने में हाई हो गई, ऊपर गई। उसके बाद वो क्या होता है, तीसरे मंथ में क्या होता है, वो गिरने लगी, ऐसे करते करते गिरने लगी। तो आप इसका पता, जैसे इसका प्रॉफिट
पहले में तो नॉर्मल था, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ा, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गिरने लगी प्रॉफिट। तो इसका पता लगाने के लिए हम मात्रात्मक अनुसंधान करेंगे, इसमें स्टेप्स फॉलो करेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका हम मूल्यांकन करेंगे। इसको बहुत गहरी, हम जब इसको शोध करते हैं तो इसमें हम जैसे प्रश्न पूछकर या फिर जैसे हम इसमें प्रश्न पूछ के हम पता लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हो रहा है ये, तो इसका यूज़ किया जाता है। और ये विधि क्या होता है, संरचनात्मक होता है कि इसमें हमें संरचना का पता होता है। जैसे कि हम इसमें सर्वेक्षण करना है, ठीक है, सर्वेक्षण विधि करना है, तो ये हमें पता होता है इसमें। और हमें क्या करना है, संरचनात्मक का साक्षात्कार, जैसे इंटरव्यू लेना, निरीक्षण करना, ये सारे इसी में विधि में आता है। और ये डिडक्टिव विधि का एक उदाहरण है, आपने पढ़ा होगा डिडक्टिव, और एक इंडक्टिव, मतलब आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि होती है, ठीक है। तो ये इसका हो गया, तो आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं गुणात्मक अनुसंधान। आपको नाम से ही पता होगा, गुणात्मक मतलब गुणों का अध्ययन करना, ठीक है, उसके गुण का हम अध्ययन करते हैं। इसमें हमें पता नहीं होता है कि पहले से कुछ भी हमें पता नहीं होता, जब हम इसको रिसर्च करते हैं तब हमें धीरे धीरे इसके बारे में सब कुछ पता होने लगता है। पहले से हमें इसकी कोई पहले से पता नहीं होता। और ये क्या होता है, ये बहुत ही, इसको डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, व्याख्यात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न उत्तर, जैसे प्रश्न पूछकर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का पता लगाते हैं। जैसे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं और हम इसको बहुत ही डिटेल से करते हैं, लेकिन इसमें जो सैम्पल साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, इसमें ज़्यादा सैम्पलिंग नहीं की जाती, बहुत सैम्पल साइज़ इसका बहुत ही छोटा होता है। जैसे आपको इसका एग्ज़ाम्पल दिया जाए गुणात्मक अनुसंधान का, तो इसका एक एग्ज़ाम्पल होगा, जैसे किसी केस स्टडी हम किसी व्यक्ति का कर रहे हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में, तो उसके व्यक्ति के गुणों के बारे में हम उसका केस स्टडी कर रहे हैं। तो पूरा अभी तक जितना भी इसके बारे में जानेंगे कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसका गुण कैसा है, उसकी रुचि किसमें है, तो उसका जितना व्यक्तिगत जानेंगे उतना ही हमको उसके बारे में पता चलता रहेगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई ए प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका नाम है, ये प्रोडक्ट मार्केट में अगर उतारा जाए तो क्या, या इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, और ये कैसा है कैसा नहीं है, इसका हमें रिव्यू लेना है। तो जो ग्राहक है हम उससे पूछेंगे कि कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं है, तो वो प्रश्न उत्तर के द्वारा हम उससे पूछेंगे, या प्रश्न उत्तर में एक बंद प्रश्न होता है, एक मुक्त प्रश्न होता है, जिसमें कि क्या होता है कि हम उससे डिटेल से पूछ सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर हाँ नाम में जवाब देने वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे क्या होता है, इस प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी नॉलेज हो जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसा है, ये किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं है। तो ये हमारा गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आ गया। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसकी बात करें तो इसको पूरा डिटेल में क्या होता है रिसर्च, जैसे कि ये हमारा गुणात्मक अनुसंधान में भी आता है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई, जब हम किसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम किसी दूसरे रिसर्च का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी समस्या का, ठीक है, समस्या का समाधान जब हम ढूंढते हैं तो उस समस्या को बहुत ही जो हमारा समस्या है उसको हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में, मतलब उसको विवरणात्मक या व्याख्या करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा समस्या ये है, ये कैसा है, इसको दूर कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के द्वारा ही करते हैं। इसका एग्जाम्पल आगे और आपको मिलेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान की, एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। ये क्या होता है विश्लेषणात्मक रिसर्च, जब हम दोनों की जब हम दो चरों की बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब हम क्या करते हैं। अब बात करते हैं हम अनुप्रयुक्त अनुसंधान, जिसे अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। ये
जो अनुसंधान होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं किसी समस्या को, जैसे कि जो समस्या तुरंत हमारे सामने है या हमारे सामने, या फिर समूह किसी समूह में कोई समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सभी अनुसंधान जिनसे व्यावहारिक उपयोग के माध्यमों की खोज की जाती है उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी, तो वो मतलब उनको क्या करना है कि वो उनको काम में उसको प्रेरित करना है कि उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि वो मिलजुल कर वो काम करें। तो उनको काम करने के प्रेरित करने के लिए उसकी जो समस्या है तो उसको दूर करने के लिए हम जो समाधान करेंगे वो क्या करेंगे, अप्लाइड रिसर्च के अनुसार करेंगे। हम रिसर्च करेंगे कि उनको कैसे मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उस समस्या को हम दूर कर सकें। जो ये कार्य जो कर्मचारी है वो मिलजुल कर कार्य नहीं करते हैं, या ठीक है वो एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं कार्य करते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें किसी समाधान तक पहुंचना पड़ेगा, तो हमें उसमें शोध करना पड़ेगा। तो जो शोध के द्वारा जो समस्या का समाधान करेंगे वो अप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। इसमें क्या होता है, किसी नए नए ज्ञान की खोज नहीं होती, कोई वृद्धि नहीं होती है। ये सिर्फ क्या करता है, जो उस समय समस्या है, ठीक है, किसी उद्योग में या फिर किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हैं, शिक्षा में ले सकते हैं या किसी उद्योग में ले सकते हैं या किसी कंपनी में ले सकते हैं। जो भी समस्या आती है उसको उस समय हम दूर करने के लिए जिस शोध का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, इसके समाधान खोजते हैं, फिर उसको दूर करते हैं, जिससे कि जो भी हमारा कार्य है वो फिर से आगे चल सके, कहीं रुके नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च, जिसे आधारभूत अनुसंधान भी कहते हैं, इसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, इस अनुसंधानों के द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन और क्या करते हैं, नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च होता है वो क्या होता है, इसके द्वारा हम नए ज्ञान की खोज करते हैं। ठीक है, नए ज्ञान की खोज करते हैं, जिसे नवीन ज्ञान भी कहते हैं, उसकी खोज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, नए सिद्धांत बनाते हैं। ये हमारा सिद्धांत होता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों सेम ही लग रहा है। इसमें भी हम समाधान करते हैं और इसमें हम नए ज्ञान की खोज करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या अंतर है। जो अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च है और यहाँ पे हमारा फंडामेंटल रिसर्च है। ठीक है। तो जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो क्या होता है, वो तुरंत जो सामने है समस्या का समाधान करता है। और जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च होता है वो अभी की समस्या को नहीं देखता है, वो दूर के तथ्यों को देखता है। जैसे कि आज हमें आवश्यकता इसकी नहीं होती, वो बाद में होगी, ये अपना सिद्धांत बनाता है और नए ज्ञान की खोज करता है। जैसे आज शिक्षा में हमें क्या ज़रूरत है वो अभी उसकी आवश्यकता नहीं होगी, वो जब आगे चलेगा तब इसकी आवश्यकता होगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, थॉर्नडाइक का उन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था कि हम बच्चे क्या होते हैं करके सीखते हैं। ठीक है। तो वो करके सिद्धांत वो बाद में उसका उन्होंने एक रिसर्च के द्वारा एक करके सीखने का सिद्धांत उन्होंने बनाया। तो ये हमारा फंडामेंटल रिसर्च है। और आगे हमें क्या आवश्यकता होगी शिक्षा में, शिक्षा को हम कैसे सुधार सकते हैं, जैसे टाइम के साथ हम शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट में क्या बदलाव। आज हम किसी और प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, कल हम क्या होगा, हम उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो प्रोडक्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च। और हम बात करें कि जैसे कि इसमें और क्या अंतर होता है, इसमें होता है कि ये तो समाधान हो गया, अभी ये टाइम हमारा जो अभी समस्या है उसको समाधान कर दिए, ये दूर का होता है।
अभी का नहीं होता, नए ज्ञान का होता है। इसमें नए ज्ञान और तथ्यों की खोज की जाती है और सिद्धांत बनाए जाते हैं। इसमें सिर्फ समस्या का समाधान करते हैं, वो भी तुरंत उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम जो समस्या, अगर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो क्या कोई कंपनी चल पाएगा, हमारे दैनिक जीवन के भी कार्य रुक जाएंगे, ठीक है। तो तुरंत समस्या का समाधान करते हैं। और जो हमारा लास्ट है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार का तत्कालिक अनुसंधान होता है जो एक निश्चित समाज में किसी तथ्य की खोज करते हैं या फिर प्रत्यक्ष समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। तो एक्शन रिसर्च हमारा होता है तथ्य की खोज या जो हमारा तत्कालिक समस्या है उसका समाधान करना, ठीक है, समस्या का समाधान करना। तो इसमें क्या होता है, तुरंत, ये किसी आगे के लिए नहीं सोचता, ये उसी टाइम का सोचता है। प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे सामने समस्याएं होती हैं उनको उसका समाधान करना और नए तथ्यों की खोज करना। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा होता है, इसमें बड़े तौर पे नहीं की जाती है, छोटे है। कि जैसे कि हम ये देख लें कि एग्जांपल है हमारा कि किसी कक्षा में, ठीक है, कक्षा में अनुशासन की क्या होगी समस्या। ये एक प्रकार की समस्या है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, कक्षा में, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि इस कक्षा में, जैसे कक्षा, कोई भी कक्षा ले लीजिए, उसमें क्या होता है, अनुशासन की कमी है। तो ये हमारे सामने एक समस्या आ गया। अब ये तो नहीं है कि हाँ ये समस्या है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, इसका समाधान हम बाद में करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि ये समस्या है, इसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करें, इसका समाधान कैसे करें जिससे कि ये अनुशासन की समस्या कम हो जाए। इसमें हम बहुत सारे हमें समाधान के ऑप्शंस ढूंढने होंगे, उनमें से एक का चूज़ करना होगा कि जो इससे हमें समस्या हमारा समाधान हो जाए। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई बच्चा क्या होता है, अपना वर्तनी संबंधी जो वर्तनी होती है वो उसकी दोष होती है, उसकी समस्या होती है कि कोई बच्चा क्या होता है वो पढ़ नहीं पाता, ठीक से बोल नहीं पाता ना, वर्तनी उसकी बहुत गलत होती है। तो उसको सुधारने, उसको सही करने की कौन कौन सी उसमें हम समाधान कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारा क्रियात्मक अनुसंधान में आता है। कि जो भी कक्षा में या कक्षा के बाहर स्कूल विद्यार्थी या डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने की, उस समाधान करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा एक्शन रिसर्च कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया। अब बात करते हैं अनुसंधान की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारा आएगा सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि और प्रयोगात्मक विधि। ये हमारे विधियाँ हैं, उसको एक एक करके बात करते हैं। सर्वेक्षण विधि क्या होता है, इसका अर्थ और उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। सर्वे दो शब्दों से मिलकर बना है, सर प्लस वेरी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऊपर देखना या ऊपर से निरीक्षण करना। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः सामाजिक तथा शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। जब अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कम समय में करना चाहता है या कम समय में लोगों के मत का सर्वेक्षण करना चाहता है तो सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करता है। हम सर्वे करते हैं कि हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, अगर हमें स्वच्छता अभियान का सर्वेक्षण करना है, ठीक है, हमें सर्वे करना है कि हाँ ये गांव में ज़्यादा स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक लोग हैं या शहरों में, ठीक है, गांव या फिर शहरों में। तो हम क्या करेंगे, सर्वे मेथड अपनाएंगे। तो पहले हम गांव में जाएंगे, तो गांव में देखेंगे कि वहाँ की कितनी साफ़ सफाई है, फिर शहरों में। तो हम दोनों का सर्वे करने के बाद जो हमारा डेटा कलेक्ट होता है उसके बाद हम उसका परीक्षण करेंगे। तो ये हमारा सर्वे मेथड हो गया। ये प्रकार इसके कौन कौन से हैं, व्यक्तिक साक्षात्कार एवं अनुसूची, पर्सनल इंटरव्यू एंड शेड्यूल्स, चयनक विधि,
पैनल टेक्निक या दूरभाष सर्वेक्षण या टेलीफोन सर्वेक्षण। तो ये जो सर्वे है ये आप किसी पर्सनल, जैसे कि आप गांव में जा रहे हैं, ठीक है, आप गांव में गए, वहाँ सर्वेक्षण हम आपको सर्वे करना है, तो आप उनसे क्वेश्चन आंसर आप पूछेंगे, ठीक है। पर्सनल आप जाए उससे कुछ पूछने लगे कि आप स्वच्छता अभियान के बारे में क्या जानते हैं, कितने जागरूक हैं, गांव के लोग ज़्यादा जागरूक हैं या शहर के लोग, ठीक है। तो आप जाएंगे वहाँ के लोगों से पूछेंगे, शहर के लोगों से पूछेंगे। फिर चयनित विधि या पैनल टेक्निक के द्वारा एक पैनलिस्ट होगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। या फिर दूरभाष सर्वेक्षण या फिर आपसे टेलीफोन के द्वारा भी आपसे पूछताछ या फिर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्वे मेथड होगा। टेलीफोन मतलब आप फ़ोन के द्वारा, कॉल के द्वारा। उसके बाद डाक प्रश्नावली, डाक या फिर मेल आप कह सकते हैं, जो डाक के द्वारा आपको जितने प्रश्न आपसे पूछने हैं तो वो पूरा प्रश्न होगा, ठीक है। आपको एक डाक के द्वारा या मेल के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, उसका आंसर आपको लिखना होगा, उसका जवाब कि जो भी जवाब देना है वो आप लिख कर उसको मेल का रिप्लाई देंगे या फिर डाक के द्वारा आप उसको भेज देंगे। तो ये भी बहुत ही ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसमें टाइम बहुत लगता है डाक प्रश्नावली में, ठीक है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की। ये क्या होता है? ऐतिहासिक शोध एक शोध प्रक्रिया है जिसका उपयोग अतीत में घटित होने वाली घटनाओं और उसके बाद के विचारों या इतिहास के बारे में सिद्धांतों के सबूत जुटाने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है? जो हमारे पास्ट में होता है, जो हमारे पास्ट में बीत चुका होता है, उस पर शोध किया जाता है कि जैसे कि आज के समय में उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर जो उस समय में हुआ था वो कैसे हुआ था, किन कारणों से हुआ था। ये सब पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जैसे ले लीजिए कि जलियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड, तो वो क्यों हुआ था, ठीक है। वो क्यों हुआ था, इसका आप कारण पता करने के लिए आप ऐतिहासिक शोध करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पता करने के लिए किस लिए हुआ था, तो आप उसमें एक एक करके आप उसमें पता लगाते जाएंगे कि रॉलेट एक्ट आया था 1990 का, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऐसे करके आप उसका पूरा शोध करेंगे, उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम के जो शैक्षिक विचार थे उसका आज के जीवन में क्या महत्व है। अब इनका भी जो विचार था, जो शिक्षा को और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अपना एक विचार दिया था, तो वो विचार का आज के जीवन में क्या महत्व है, आज के जीवन में उसकी प्रासंगिकता आपको करनी होगी। जैसे कि उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे उन्होंने बातें बताई थी। तो उनका इस पे भी आप शोध करेंगे तो ऐतिहासिक शोध के द्वारा ही करेंगे कि उन्होंने ये अपने विचार दिए थे जो आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको शिक्षा में अप्लाई करना चाहिए उनके विचारों को। तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं प्रायोगिक अनुसंधान क्या है, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्रायोगिक, जिसे हम इसको शोध वैज्ञानिक विधि होती है, ये प्रयोग के द्वारा करते हैं हम। प्रायोगिक अनुसंधान एक शोध है जहां शोधकर्ता द्वारा निष्कर्षों पर पहुंचने या निष्कर्षों पर आने के लिए चर का हेरफेर किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान के मामले में प्रयोगात्मक अनुसंधान के विपरीत जनसंख्या का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, परिकल्पना का परीक्षण मुख्य ध्यान केंद्रित है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको और सरल भाषा में समझाया जा रहा है। जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है वो क्या होता है, ये क्यों, क्या, किस लिए, इन शब्दों की खोज करने के लिए जब हम इसकी शोध करते हैं, जब अनुसंधान करते हैं, तो हमें
क्या होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। जब हम प्रयोगात्मक अनुसंधान करते हैं तो इसका सिस्टमेटिक होता है कि ये नहीं कि आप इसमें कुछ भी करेंगे, इसका एक सिस्टम होता है जिसके बाद आपको स्टेप्स पते होते हैं कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। जैसे कि शोध जो होता है इसमें नए ज्ञान की खोज की जाती है। प्रयोगात्मक में उसमें आपको चर होते हैं, पहले इसको जानिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद ही आप प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं चर। चर क्या होते हैं? स्वतंत्र चर क्या होते हैं? जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। स्वतंत्र चर दो प्रकार के होते हैं, पहला संचालित चर और जैविक चर। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ में प्रयोगात्मक अनुसंधान करने जा रहे हैं तो उसमें वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, एक तो होगा एक वेरिएबल और दो। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसका पता लगाने के लिए हम प्रयोगात्मक अनुसंधान करते हैं। जैसे कि बता दें, पहले आप ये भी देख लें, स्वतंत्र हो गया। आश्रित चर क्या होते हैं? स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस पर देखा जाता है उसे आश्रित चर कहा जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, आप देखते जाइए, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो जैसे कि स्वतंत्र चर क्या होता है, जैसे कि आपका ये देखिए, ये सूर्य है। ठीक है, इसकी किरणें, और ये हमारा एक पेड़ है। हमें ये कहा गया कि जो सूर्य की किरणें होती हैं जो पेड़ों पे पड़ती है तो पेड़ बहुत ही लंबे होते हैं। ये हमने एक तथ्य हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसमें जो है स्वतंत्र चर हमारा सूर्य की किरणें हैं, ये किरणें हैं स्वतंत्र चर। जो आश्रित चर है वो हमारे ये पेड़ हैं। ये किस पे आश्रित है? ये सूर्य की किरणों पे आश्रित है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें होंगी उस पर पड़ेंगे तो ये बढ़ेगा, नहीं पड़ेंगी तो ये उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो ये आश्रित हुआ ना, पेड़ क्या हुआ? सूर्य की किरणों पे आश्रित हो गया। तो ये हमारा स्वतंत्र चर क्या हुआ? सूर्य की किरणें। और ठीक है, उसके बाद क्या आता है? आश्रित चर। ये हमारा पेड़ आश्रित चर हुआ। अब हमारी बात करते हैं, इसमें दिया गया स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करने के बाद उसका प्रभाव किस पे देखा जाता है? जिस पे देखा जाता है वो आश्रित चर होता है। तो जब हम सूर्य की किरणों में अगर उसको कम कर दें, ठीक है, तो पेड़ की लंबाई भी कम बढ़ेगी। अगर उसको नॉर्मल रखें तो हाँ, जितनी बढ़ती है उतनी बढ़ेगी। तो इसको चेंज करेंगे, जोड़ तोड़ इसमें करेंगे तो इस पर असर पड़ेगा आश्रित चर पे। ठीक है, अब बात करते हैं समाकालित चर। ये क्या होता है? किसी भी अध्ययन में स्वतंत्र चर के अतिरिक्त ऐसे कुछ चर होते हैं जो आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। समकालित चर दो प्रकार के होते हैं, ये भी स्वतंत्र चर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें है हस्तक्षेपी चर। कुछ चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते और ना ही उनका मापन कर सकते, लेकिन उनकी उपस्थिति का आश्रित चर पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के चरों का उदाहरण दुश्चिंता, प्रेरणा तथा थकान आदि है। जैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसको अच्छा वातावरण दिया जाएगा, ठीक है, वातावरण, उसको शांत वातावरण, उसको सब कुछ इसको दिया जा रहा है, वो विद्यार्थी पढ़ेगा अच्छे लाइट में, अच्छे वातावरण, शांत वातावरण में पढ़ेगा तो वो अच्छे देर तक पढ़ सकता है। ठीक है, अगर इसको चेंज करें तो पढ़ेगा नहीं। या फिर इसके, ये तो हो गया हमारा स्वतंत्र और ये आश्रित। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है समकालित चर, वो क्या करता है? उसके अंतर्गत हमारा हस्तक्षेपी चर होता है, जिसे हम उसको नियंत्रण तो नहीं कर सकते, सीधे तो नहीं कर सकते। जैसे किसी विद्यार्थी को किसी बात की टेंशन है या उसको थकान है, क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा।
तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इन दोनों के अलावा कि वो उसको चिंता है या फिर वो थकान में है तो वो नहीं पढ़ेगा। तो उसको हम कहते हैं हस्तक्षेपी चर कहते हैं। इसको डायरेक्ट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वाय चर, इसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर का प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं। ऐसे चर जिनका अध्ययन हमें नहीं करना होता है, पर क्या होता है जिनमें कोई जोड़ तोड़ नहीं कर पाते, उनका प्रभाव भी आश्रित चर पर पड़ता है। वाय चर क्या होता है, उन पर पड़ने लगता है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते, वो आश्रित चर पर इसका प्रभाव देखा जाता है। इसमें और अच्छे से आपको समझाया गया है। स्वतंत्र चर क्या है, हमारा अध्यापक। आश्रित चर क्या है, हमारा परीक्षा परिणाम। और बाह्य चर क्या है, हमारा विद्यालय का वातावरण। जब अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक क्या है, हमारा स्वतंत्र चर है। ठीक है, इसका ये जो हमारा आश्रित चर है कौन है, परीक्षा परिणाम। अगर अध्यापक अच्छा पढ़ाएगा तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। ठीक है, जो उसका परीक्षा का परिणाम है वो अच्छा आएगा। और जो वाय चर है, वाय चर विद्यालय का वातावरण। वातावरण में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब वो जो अध्यापक पढ़ा रहा था, परीक्षा का परिणाम अच्छा आएगा। और जो विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो क्या परिणाम अच्छा आएगा, वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो जब हम प्रयोगात्मक अनुसंधान करते हैं तो चरों के बीच में करते हैं, तो चरों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि दोनों का क्या अध्ययन है। अगर सूर्य की किरणें कम कर दें तो पेड़ों में क्या असर पड़ेगा, या सूर्य की किरणें को चेंज कर रहे हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन ही क्या होता है कि जब हम जोड़ तोड़ करते हैं किसी चीज़ में, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें वातावरण या फिर कुछ भी उसका असर पड़ रहा है तो उसको रोक दें तो क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, दोनों ही का हम जब प्रयोगात्मक ढंग से अनुसंधान करते हैं, ठीक है, इसी के अंतर्गत करते हैं हम। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह होते हैं वो क्या होता है। ये दो टाइप के समूह होते हैं, एक प्रयोगात्मक समूह और एक नियंत्रित समूह। इसमें क्या होता है, इस समूह में शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ किया जाता है और दूसरे समूह में शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ नहीं करते हैं। दो समूह होते हैं, एक प्रयोगात्मक समूह जिस पर प्रयोग कर रहे हैं और दूसरा समूह उसको कुछ नहीं करें। जैसे कि हमारा जो प्रयोगात्मक समूह में एक हमने ऐसा समूह, मतलब हमने एक थ्योरी बनाई कि जो म्यूज़िक सुनते हैं वो कर्मचारी बहुत अधिक काम करते हैं। तो जो पहला ग्रुप है, जो प्रयोगात्मक समूह का पहला ग्रुप है, उसमें क्या करते हैं, कर्मचारियों को पूरा म्यूज़िक सुनाते हैं। ठीक है, उसको म्यूज़िक सुनाते हैं तो उसको मज़ा, और दूसरे जो ग्रुप है उसको म्यूज़िक नहीं सुनाते हैं, उसको कुछ नहीं करते, जैसे नॉर्मली काम करते हैं वैसे उनको छोड़ दिया जाता है। तो जब हम इसमें जब दोनों में तुलना करते हैं तब हम देखेंगे, तब दोनों का पता लगाएंगे कि म्यूज़िक सुनाने वाला ग्रुप सच में काम कर रहा है अधिक, या फिर जो म्यूज़िक नहीं कर रहा उसके बराबर कर रहा है। तो उसका तुलना करते हैं दो ग्रुपों में, एक में आप जोड़ तोड़ करते हैं जिसमें कि आपने म्यूज़िक सुना दिया, दूसरे ग्रुप में आपने नहीं सुनाया। तो तभी तो आप तुलना कर पाएंगे म्यूज़िक सुनने वाले कर्मचारी ज़्यादा काम कर रहे हैं या बिना म्यूज़िक सुनने वाले कर्मचारी, या फिर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इसमें म्यूज़िक का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, तीन होते हैं। पहला होता है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा होता है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, और जिसका थर्ड होता है वो हमारा होता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये तीन टाइप्स के होते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, इसका नाम आप इंग्लिश में याद रखें क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा। और ठीक है, इसको एक एक करके पूरा पढ़ते हैं कि क्या है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो इसको जानने से पहले हम बात करते हैं कुछ हमारा जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हमारा इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उसको हमारा जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप बात करें
जैसे कि ओ हमारा ये हमारे दर्शाता है कि हम ऑब्जर्वेशन निरीक्षण कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इसका सिंबल है ऑब्जर्वेशन का। जब हम करते हैं, हम कोई रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें हमारा ओ फॉर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो शॉर्ट में हम ओ लिख देते हैं। तो टी फॉर हम क्या करते हैं, उसमें कोई ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट। और आर हमारा होता है, ये हम कोई रैंडम कोई ग्रुप ले लेते हैं या फिर किसी की सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग जो लेते हैं उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए क्योंकि ये आगे आएगा भी। तो हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, इसकी बात करें तो जो इसका पहला है, इसके अंतर्गत आता है पहला वन शॉट डिज़ाइन। ये क्या होता है, क्वासी में क्या होता है, ये सिंगल वेरिएबल्स में को लेकर मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वन शॉट डिज़ाइन में हमारा होता है, ये रिसर्च करने के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ में रिसर्च करें तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, कोई ग्रुप ले लिया। ठीक है, कोई ग्रुप लिया, ये हमारा ग्रुप है। उसके बाद ग्रुप के बाद हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, कि पहले हमने क्या किया, पहले ग्रुप लिया, उसके बाद जैसे कि हमारा पहला इसका मतलब है वन शॉट डिज़ाइन। इसमें हम रिसर्च करने के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहले हमने रिसर्च किया, ठीक है, कि हाँ हमने अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि म्यूज़िक, जो हमारा पहला एग्जांपल था कि म्यूज़िक सुनने वाले कर्मचारी बहुत देर तक काम करते हैं, तो हमने क्या किया, म्यूज़िक वो कर दिया। उसके बाद हमने उसको क्या किया, जब हमने पूरा काम हमने दे दिया, इतने घंटे तक हमने म्यूज़िक सुनाया, फिर आपको क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, उस ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करना है। तो हमने क्या किया, बाद में किया। तो ये हमारा वन शॉट डिज़ाइन है, इसका मतलब। दूसरा है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ये क्या होता है, इसमें होता है रिसर्च करने के बाद, उसमें तो हो गया हमारा रिसर्च करने के बाद ऑब्जर्वेशन। जो हमारा दूसरा है, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रयोगात्मक समूह को उपचार के पहले तथा उपचार के बाद हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। देखिए, हमने एक ग्रुप, दो ग्रुप लिए, ठीक है, इसमें हमने ग्रुप लिया, पहले हमने क्या किया, पहले उसका ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसका, जब हमने इसको ग्रुप लिया, ठीक है, ग्रुप लिया, पहला ग्रुप, इसमें हमने उसको ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद हमने क्या किया, समूह को उपचार के पहले, जैसे कि हमने कोई उपचार, उसको ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, जैसे कि हमने पहला ग्रुप लिया, उसको पहले ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से आप समझिए म्यूज़िक वाला, कि हमने पहले ग्रुप, दो ग्रुप लेते हैं ना, पहले ग्रुप में हमने क्या किया, म्यूज़िक सुनाया कर्मचारियों को, कुछ घंटे हमने डिसाइड किया, इतने घंटे हम सुनाएंगे, 1 घंटे सुनाएंगे, 24 घंटे सुनाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले उसका ऑब्जर्वेशन किया कि वो कितना घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट दिया, उनको म्यूज़िक सुनाया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमने किया। तो क्या हुआ, पहले भी ऑब्जर्वेशन किए और ट्रीटमेंट के बाद म्यूज़िक के सुनाने के बाद भी ऑब्जर्वेशन किए। तभी तो हम तुलना करेंगे कि ये ग्रुप ना लेके इसमें तुलना करेंगे कि म्यूज़िक सुनने से पहले कितना काम कर रहे थे और म्यूज़िक सुनने के बाद कितना काम कर रहा है। ये हमारा हो गया बी। अब सी है हमारा स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, इसमें दो ग्रुप लेकर चलेंगे। दो ग्रुप हमारा कौन सा था, हमने पहले बताया था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें, और दूसरा हमारा ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें हम पहले क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें हम कुछ भी नहीं करते, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको बस ऑब्जर्व करते हैं। जब म्यूज़िक हमने सुनाने के बाद कर्मचारियों को ऑब्जर्व किया, दूसरे ग्रुप में हम म्यूज़िक सुनाए ही नहीं, तभी तो हम दोनों ग्रुप में कंपेयर करेंगे कि म्यूज़िक सुनने से पहले और सुनने के बाद कितना काम कर रहे हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टाइप है वो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, ये इसमें क्या होता है,
प्रयोगात्मक समूह को उपचार से पहले तथा उपचार के बाद परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया जाए, इसमें पहले भी टेस्ट करते हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप। आपको नाम से भी पता चल रहा है, प्री टेस्ट करते हैं, प्रो टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप होता है। इसमें होता हमारा पहले, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, इसमें हमने एक ग्रुप लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और हमारा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है। इसमें हम पहले करते हैं, एक हमने ग्रुप ले लिया, रैंडम में हमने एक ग्रुप ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें भी हम कंट्रोल ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप ले लिया हमने, उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, बाद में भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें सॉरी क्या हो गया, हाँ, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है, इसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते, इसमें जोड़ तोड़ कुछ भी नहीं करते हैं। जितना हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, हम एक पहले वाले ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही हम अपना कुछ भी रिसर्च करना होता है, इसमें ही करते हैं। इसमें कुछ भी कंट्रोल ग्रुप में कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमको दोनों को कंपेयर करना होता है, दो ग्रुप्स में हमें कंपेयर करना होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हमने इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसका जैसे प्रचार प्रसार करना हो, ठीक है, तो उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं या बिना प्रचार किए भी बिकते हैं। तो हम इसमें जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे प्रोडक्ट हम मार्केट में लाके बेचते हैं, वैसे बेचेंगे। और दूसरे जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, पहला ग्रुप जो है, उसमें हम क्या करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न में जो ऐड आते हैं, उसके द्वारा इसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया कि कितना बिक रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको जब इसका ऐड दिखाते हैं टीवी में, रेडियो, न्यूज़पेपर में, उसके बाद इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या इसका असर हो रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट देने के बाद। तो फिर दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है ऐड के बाद उसको, या फिर ऐड नहीं दिखाने पर भी बिकता है उतना। तो ये हमारा आप लोगों को समझ में आया। और हमारा दूसरा है, तो उसके बाद हमारा पास टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम परिकल्पना जो होते हैं उसका हम इसमें परिकल्पनाओं का जांच करते हैं। जो हमने परिकल्पना जो बनाई थी उसकी जांच करते हैं, इसमें बाद में ही टेस्ट करते हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल, जैसे हमारा इसमें भी दो ग्रुप लेते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। ये हमारा दो ग्रुप हो गए। एक्सपेरिमेंटल में जैसे कि हमने ऐसे हमने रैंडमली क्या हुआ, ग्रुप ले लिया, उसमें ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, हमने एक ग्रुप लिया और उसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें हम कंट्रोल को इससे हम क्या करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जांच कंट्रोल के द्वारा हम इससे जांच करते हैं। सोलोमन 4 ग्रुप्स डिज़ाइन, ये क्या होता है, इसका रिज़ल्ट निकालना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च जो करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वही इसका रिज़ल्ट निकालते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं। अभी तक हमने पहले पढ़ा था एक ग्रुप, फिर 2 ग्रुप वाला हमने पढ़ा था, ये क्या हो गया हमारा 4 ग्रुप वाला। तो 4 ग्रुप कैसे बनेंगे वो आप लोग देख लीजिए, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में नाम आ सकता है और इससे रिलेटेड थोड़े से आपसे पूछ सकते हैं, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों को बता दिया जाए क्या होता कैसा ग्रुप। पहला होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। दूसरा हमारा होगा एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप। तीसरा हमारा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप
इसका 2। इसके बाद होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप 2। तो जोड़े में देखिए एक ग्रुप, ये हमारा 2, मतलब 4 ग्रुप, ये हमारे 4 ग्रुप्स हो गए। तो इसमें क्या होता है, पहले हम तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, इसमें हमें सब में आप लोगों ने देखिए यहाँ पे कि हमने ग्रुप ले लिया रैंडमली, हमने ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो इसमें पहला होगा रिसर्च में पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। कंट्रोल ग्रुप में क्या करते हैं, बस ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर बाद में भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा ना, कंट्रोल ग्रुप में हम कुछ नहीं करते, बस ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर हमारा कंट्रोल, लास्ट हमारा कंट्रोल जो है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप 2, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फिर एक दूसरे से वो कंपेयर करके हम अपना रिज़ल्ट निकालते हैं। तो ये बहुत ही जो हम ये आम लोगों नहीं करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस टाइप्स के रिसर्च करते हैं। बहुत सारे इसमें ग्रुप्स होते हैं, इसलिए एक्सपर्ट ही इसको अच्छे से इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अब हमारा आया प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें आता है हमारा कम्प्लीटली रेंडमाइज, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें होता है हमें जहाँ से भी जो डेटा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको ले लेते हैं, वहाँ से डेटा ले लिया जाता है। इसमें कोई मेज़रमेंट की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ से भी डेटा मिलता है हम ले लेते हैं। कि ये नहीं होता कि हम यहाँ से लेंगे यहाँ से नहीं लेंगे, कोई मेज़रमेंट इसमें नहीं होता है। अब बात करें इसमें रेंडमाइज ब्लॉक ग्रुप की, तो ये हमारा होता है, जैसे कि एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं, जैसे खेत होता है हमारा, ठीक है। जैसे खेत है, तो खेत में जैसे गेहूँ चावल लगाते हैं बिना कोई डिज़ाइन बनाकर, तो वो होता है जैसे कि आप कोई बीज लेते हैं, आप ऐसे खेत में क्या करते हैं, ये हमारा खेत है, बीज आप ऐसे से फेंक देते हैं, तो वो जहाँ उगना होता है वो उग जाता है। तो इसी को हम रेंडमाइज ब्लॉक ग्रुप कहते हैं। कोई हम डिज़ाइन ऐसे ब्लॉक नहीं बनाते हैं कि यहाँ लगाएंगे, यहाँ कोई मेज़रमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं कि यहाँ कोई बनाकर ऐसे हम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन क्या होता है, इसमें होता है एक या दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें, इसके जैसे कि एक वेरिएबल हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, उसमें या 4 तक जितने वेरिएबल्स होते हैं, एक से या दो से अधिक वेरिएबल्स को लेकर हम रिसर्च करते हैं कि दोनों में क्या समानता है, या दोनों में मतलब जितने ग्रुप ले रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, सूर्य की किरणें और पेड़ों पे क्या, इसकी किरणों का क्या असर पड़ रहा है पेड़ों पे। तो ये जो इसमें एक दूसरे का असर क्या पड़ रहा है उसका हम क्या करते हैं, हम उनमें देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। तो इसी का हम फैक्टर डिज़ाइन कहते हैं। अब बात करते हैं परिकल्पना का अर्थ। परिकल्पना शब्द परि प्लस कल्पना 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ चिंतन है। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना है। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो जो हम अनुसंधान कर रहे, शोध कर रहे, इसका सबसे ये दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना एक अजम्पशन होता है, जो क्या होता है, हम किसी पहले हम सोच लेते हैं कि रिसर्च करने के बाद कि हाँ ये हम कोई चीज़ मान लेते हैं। जैसे कि हमने ये मान लिया, जो स्वच्छता के बारे में सबसे ज़्यादा जागरूक गांव और शहरों में से शहर के लोग ज़्यादा होंगे। हमने अपना एक मान लिया कि हम मान लिया जो शहरी लोग हैं वो ज़्यादा स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे, ठीक है, और गांव के लोग कम होंगे। तो हमने जो पहले ही मान लिया, तो ये हमारा परिकल्पना, हमने एक परिकल्पना बना लिया, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसके प्रकार के बारे में बात करें जो इम्पोर्टेंट है,
तो परिकल्पना के प्रकार, शोध परिकल्पना क्या होता है, जो हम पहले से मान लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि जो बच्चे होते हैं जो करके सीखते हैं वो हाँ, जो बच्चे करके सीखते हैं उन्हें बहुत जल्दी वो सीखते हैं और उन्हें याद रहता है, वो बहुत दिनों तक उसे याद रखने भूलते नहीं हैं। तो हमने जो मान लिया पहले ही शोध के पहले ही हमने मान के चला, तो जब वो जो शोध जब हम करते हैं तो हमारी जो परिकल्पना थी और जो रिज़ल्ट आया उससे क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। फिर हम अपनी परिकल्पना को जांच करते हैं, जो हमने माना था पहले वो सच है या नहीं। तो जो हम लास्ट में करते हैं तो रिज़ल्ट हम इसमें अपनी परिकल्पना की जांच करते हैं, ठीक है, कि ये हमने जो माना था वो सच है कि नहीं, या हमने जो सोचा था वो गलत है। दूसरा हमारा शून्य परिकल्पना। ये परिकल्पना क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हम इसमें कुछ नहीं मानते, कोई रिलेशन नहीं मानते, पहले से कुछ सोचते नहीं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल हमारा है सूर्य वाला, आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। जो सूर्य की किरणें हैं, जो हमने पहले जैसे हमारा शोध परिकल्पना हुआ, इसमें हमने मान लिया कि सूर्य की किरणें जब पेड़ों पे पड़ती है तो पेड़ की लंबाई बढ़ जाती है, बढ़ती है, उससे सूर्य की किरणों से पेड़ों की लंबाई बढ़ती है। तो ये हमारा शोध परिकल्पना हुआ। अब बात करें शून्य परिकल्पना की, तो शून्य परिकल्पना मानता है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये कुछ नहीं मानता कि सूर्य किरणें से पड़ती है पेड़ों पे तो इसकी लंबाई बढ़ती है, नहीं मानता, ना बढ़ती ना घटती है, कुछ नहीं मानता। लास्ट में हमें क्या करना होता है कि हमें चेक करना पड़ता है, जो भी रिजल्ट आएगा हमको चेक करना पड़ता है कि हाँ इसमें रिलेशन है या नहीं है। ये दोनों हमारे पास ऑप्शन होता है कि रिलेशन है तो वो भी जांच करता है, ठीक है, और नहीं है उसकी भी जांच करता है। वो यही बताता है हमारा शून्य परिकल्पना कि रिलेशन इसके दोनों के बीच, सूर्य की किरणों और पेड़ों के बीच है कि नहीं है। और इसी बीच हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। जब हम परिकल्पना की जांच करते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइप 1 और टाइप 2 एरर देखने को मिलता है। तो टाइप 1 एरर में क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा हमारा एरर होता है, जिसमें क्या होता है, जो हम परिकल्पना माने थे, जैसे कि हमें जो सही है पर उसको हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं कि हाँ ये सही रिलेशन था उन दोनों के बीच, लेकिन हम नहीं मानते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी कमी की वजह से होता है, जो टाइप 1 एरर होता है। जो टाइप 2 होता है वो क्या होता है, वो गलत होता है, कि इसमें रिलेशन नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि हाँ, उसको रिजेक्ट ना करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं, ठीक है, सही मान लेते हैं कि हाँ वो सही है। तो ये टाइप 2 एरर है। जब हम रिलेशन होता है तो उसको गलत कर देते हैं, जो रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ये गलती कैसे होती है, क्योंकि हम एक मान लेते हैं पहले से, हमारे दिमाग में पहले से होता है नहीं इसमें रिलेशन है, तो अगर हम ये मान के चलते हैं तो तब हमारी ये गलतियाँ होती हैं टाइप 1 और टाइप 2। अगर कुछ नहीं मानेंगे तो हमारी ये गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रतिदर्श या नमूना, जैसे सैंपल भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सैंपल वो होता है जैसे कि हमारा पूरा जनसंख्या है, ठीक है, कोई रिसर्च करना है, जैसे कि जनसंख्या हमारा मतलब किसी शहर का ले लीजिए या फिर पूरा इंडिया का, ये हमारा जनसंख्या है, उसमें हमें कोई शोध करना है, ठीक है, या किसी स्कूल पे हमें शोध करना पूरे समझ जाइए कि आप आपको दिल्ली के स्कूलों पे, जो सरकारी स्कूलों पे शोध करना है, तो दिल्ली में तो बहुत सारे सरकारी स्कूल होंगे, क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या सब स्कूल के आप शोध कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी जनसंख्या होगी, कितने बच्चे होंगे उसमें, तो आप क्या करेंगे, वहाँ तक तो आप पूरा नहीं पहुँच सकते, ना ही आपके लिए पॉसिबल है कि आप सारे स्कूल, जो सरकारी स्कूल है वहाँ जाके सारे बच्चों पर आप शोध करें। अगर सरकारी स्कूल के मान लिया आप कोई सरकारी स्कूल के 10वीं कक्षा के बच्चों पर शोध करना चाहते हैं, तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे हैं, 10वीं की कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप सब तक नहीं पहुँच सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ स्कूलों पे ही शोध करेंगे, जैसे कि
आप 10 ना करके आप क्या करेंगे, किसी 5 पे कर लिए या फिर 2 स्कूलों के आपने ले लिया, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, यही हमारा उस जनसंख्या में थोड़ा सा समूह, हम जैसे 10 था इसको हमने 5 कर दिया, तो उसको समूह कम कर दिए। और जो 10वीं की कक्षा के बच्चे हैं उनमें हम जैसे कि हमने उसकी जगह हमने थोड़ी सी संख्या ले लिया, हमने 5 ले लिया, ठीक है। 10 स्कूलों में से हमने 5 ले लिया या 2 ले लिया, ठीक। तो जो जनसंख्या हमने कम किया, जो कम जनसंख्या हमने लिया, वो हमारा क्या होगा, सैंपल या प्रतिदर्श, ठीक है। ये हमारा सैंपल हुआ। तो इससे क्या हुआ, हम तो पूरी जनसंख्या में शोध नहीं कर सकते, तो हमने कम जनसंख्या लिया, तो उसको हम कहते हैं सैंपल। इससे हमारा टाइम का भी बचत होता है, और हम और टाइम का बचत होता है और खर्च भी कम होता है। तो जो जनसंख्या होता है उसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और जो सैंपल होता है उसको स्मॉल एन से। ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूरी जनसंख्या, उसमें से छोटा समूह हमने ले लिया, वो हमारे सैंपल हो गया, नमूना हमने ले लिया। जैसे कि हमें 2500 बच्चों पे रिसर्च करना है, ठीक है। 2500 बच्चे को हमको लेना है, तो हम इतना बच्चों को ना लेकर हम इनमें से क्या करते हैं, थोड़ा सा हमने ले लिया। हमने 500 बच्चों पर रिसर्च किया, तो ये हमारा 2500 हो गया जनसंख्या, और इसमें से हमने पूरा ना लेके हमने 500 ले लिया, तो ये हमारा नमूना। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट है, और इसके मेथड्स क्या हैं सैम्पलिंग के। तो इसके 2 मेथड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसके अंतर्गत आता है सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर। और इसके अंतर्गत आता है कॉन्वेंस, कोटा, जजमेंट और स्नोबॉल। ये इसके 4 टाइप्स हैं, और इसमें भी 4 टाइप्स हैं। तो और इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, क्या क्या है। संभाव्य नमूना, ये हम हिंदी में कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को संभाव्य नमूना कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम कहते हैं असंभाव्य नमूना। तो उसको अब हिंदी में आपको बता दें कि क्या होता है। जो संभाव्य होता है, इसमें क्या होता है, जो सैंपल है, जो हम जनसंख्या में से जो सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, और तो इसमें जो सैम्पलिंग है, जो नमूना है, उसमें ज़्यादा हमें चांसेस होते हैं कि उस नमूने को हम सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसमें चांसेस 0 से लेकर 100% की होती है कि हम उसको नमूना को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको और अच्छे से अभी समझ में आएगा आप लोगों को कि होता क्या है। इसके प्रकार होते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं संभाव्य के। अभी ऊपर इंग्लिश में पढ़े थे, आपको यहाँ हिंदी में बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। सरल यादृच्छिक नमूना, ये क्या होता है, इसमें सरल होता है ये एक प्रकार का लॉटरी होता है। जो लॉटरी होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मान लें कि जो लॉटरी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने ऐसे पर्चियाँ बनाई, ठीक है। एक एक बॉक्स होता है ना, जिसमें हम नाम लिखकर पर्चियाँ इसमें डाल देते हैं, कि जिसका नाम निकलेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारा ऐसा होता रहता है। जैसे कि हमने क्या किया, 500 नाम की पर्चियाँ इसमें डाल दी, ठीक है। और इसमें हमने कहा जो लकी विनर आएंगे, 30 लकी विनर को प्राइज़ मिलेगा। तो हमारे क्या इसमें चांसेस हैं कि हमारा भी नाम आ सकता है। 500 अगर है तो 30 में से तो हमारा नाम तो आएगा ही, आने की संभावना है। इसी संभावना को हम क्या कहते हैं, सरल यादृच्छिक नमूना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण। तो ये हमारा क्या होता है, जो सरल है, इसमें होता हमारा व्यवस्थित। हम सरल तो हो गया हमारा, नेक्स्ट है हमारा व्यवस्थित वाला। तो इसमें हमारा होता है, जैसे कि हमें 100 लोगों पर रिसर्च करना है। शिक्षक ले लीजिए, शिक्षकों पर हमें या प्रधानाचार्य पर रिसर्च करना है। तो हम 100 लोगों के तक पहुंच सकते हैं, नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हम 100 तक नहीं पहुंच सकते, जो प्रधानाचार्य उन तक नहीं पहुंच सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे उनके कुछ जैसे कि कोई बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक ग्रुप में बांट देंगे अलग अलग, जैसे BA, MA, जो स्कूल के ग्रुप है उसमें बांट दिए। MA, BSc,
BSc, ठीक है, ऐसे ग्रुप में हमने डाल दिया और उसमें कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बच्चे कितने होंगे, ठीक है, इसमें बच्चे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अब इस ग्रुप से बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। ये मतलब जो हम छात्रों का 100 छात्रों का हम करना चाहते हैं, किसी स्कूल के 100 छात्रों पे हम शोध करना चाहते हैं, कोई भी हम एक टॉपिक ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप में उनको बांट दिया कि अच्छा उस स्कूल के अलग अलग एक ग्रुप है, BA की अलग कक्षा, MA की और BSc की अलग अलग है। तो इनमें कुछ बच्चे होंगे, उनको हमको लेना है। तो इन्हीं में से हम क्या करते हैं, बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसका एक फार्मूला है, ठीक है, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसमें क्या कहते हैं, हमारा कितना हम लेना चाहते हैं, 100 हमारा जनसंख्या, हम इनमें से लेना चाहते हैं 20 को, ठीक है। इसको काट लेंगे तो कितना आया, 5। तो हमारा आएगा, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे बच्चों को, अगला जो 5वां बच्चा होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझ सकते हैं। जैसे कि जो कक्षा में जो बच्चे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई बच्चा है तो एक को ना सिलेक्ट करके उसके अगले 5 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा 6 आ गया। उसके बाद जो हमारा 6, फिर 11 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 16 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 21 को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे करके हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, जितना हमें 20 अगर बच्चे चाहिए तो ऐसे हम सिलेक्ट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 कर लेंगे, +5 करके 5वें बच्चे को। ये समझ में आया। अब हमारा स्त्रीकृत यांत्रिक नमूना। तो ये नमूना क्या होता है, जो स्त्रीकृत नमूना होता है वो हमारा होता है, जैसे कि हम मान लिए कि किसी राज्य के जो माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की जनसंख्या को सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों और महिलाओं पुरुषों के अध्यापकों, इसमें बहुत सारे हमने लेते हैं। जैसे कि जो स्तरीकृत होते हैं, स्ट्रिटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग्स जो होता है, इसमें हम माध्यमिक कोई माध्यमिक स्कूल ले लिया, ठीक है, उसमें अध्यापक अध्यापिका, सरकारी गैर सरकारी, और इसमें महिला पुरुष, इसको हम समूहों में विभाजित कर देते हैं अलग अलग। जैसे हमें शोध करना है तो हम शोध कर रहे हैं, जैसे कि जो सरकारी होते हैं और जो गैर सरकारी में शिक्षकों की भूमिका के बारे में। तो हम जो माध्यमिक स्कूल है तो जो सरकारी है, सरकारी और गैर सरकारी, गैर सरकारी, तो जो इसमें अध्यापक भी लेंगे, जो अध्यापक है वो मेल भी हो सकती है, दोनों को लेंगे, मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों को लेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल। तो अलग अलग जो समूहों में बांटकर हम क्या करते हैं, उनका अलग अलग हम समूहों से हम माध्यमिक से भी लेंगे, गैर सरकारी से भी लेंगे, सरकारी से भी लेंगे, और जो मेल शिक्षक है उनकी और जो फीमेल है उनमें, सबसे हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है समूह या क्षेत्रों द्वारा यादृच्छिक नमूनाकरण। इसमें क्या होता है, ये नमूनाकरण किसी मतलब क्वालिटी को दर्शाता है। हम अगर जैसे कि देखा जाए, हम क्या करते हैं, जैसे समूह है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं कि हम किसी जैसे कि कोई शहर जैसे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के स्कूलों पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली में तो बहुत सारे स्कूल हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी छोटी जगह हम कोई एरिया ले लेते हैं, उस एरिया के जितने मतलब कुछ स्कूल्स ले लिए, उसको हमने 10 स्कूल ले लिया,
किसी एरिया तक, क्योंकि हम पूरे दिल्ली तक तो पूरा नहीं पहुंच सकते, एक एक स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा ले लिया, हम कोई एरिया ले लिए अलग अलग, ठीक है। उस एरिया में से हमने 10 स्कूल को सेलेक्ट कर लिया, उसमें से हम क्या करते हैं, फिर हम अपना रिसर्च करते हैं। तो हम इसको रिसर्च करते हैं, तो ये हम छोटे छोटे तौर पे करते हैं, ठीक है। अब हमारा है गैर संभाव्यता नमूना तकनीकें। ये क्या होता है, इस प्रकार की जनसंख्या क्या करती है, गैर संभाव्य या गैर यादृच्छिक नमूनों को प्राप्त करने की किसी भी विधि को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्तियों को शोधकर्ता के मापदंड, भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है। यह एक प्रकार का वैज्ञानिक नमूना नहीं है, इसका प्रयोग आमतौर पर सामाजिक अनुसंधानों में किया जाता है। ये वैज्ञानिक नहीं है, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उसके लिए किया जाता है गैर संभाव्यता नमूना। इसके भी टाइप्स कितने होते हैं, इसके भी 4 होते हैं, तो ये भी एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे कि सुलभ नमूना विधि, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सुलभ नमूना विधि है, इसमें जैसे कि हमें 500 छात्रों पर हमें रिसर्च करना है, शोध करना है, तो हमें जहाँ भी हमको ये सुविधा अनुसार होता है। जैसे कि हमें कहीं भी वो बच्चे मिल जाए, जैसे लाइब्रेरी में बैठे हो या फिर कहीं भी इंस्टीट्यूट में हो, कॉलेज में हो, जहाँ भी हमें बच्चे मिल रहे हैं, हम 500 बच्चे लेकर हम अपना शोध कंप्लीट कर लेते हैं। ये नहीं होता कि हमें इसी जगह से चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे सुविधा अनुसार बच्चों को हम कलेक्ट करते हैं और अपना रिसर्च करते हैं। फिर हमारा कोटा नमूना विधि, ये विधि सेम वैसे ही विधि है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था संभाव्य में, स्ट्राटिफाइड जो हमारी विधि थी, जिसमें हमने क्या किया था, ग्रुप बना लिया था, BA MA जैसे हमने ग्रुप बनाकर उसको हमने ये विधि को किया था। सेम ऐसे ही विधि होता है, इसमें भी होता है कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। कोई BA के छात्र हैं, कोई MA के हैं, BSc है, ठीक है, ऐसे BCom है, ये सारे हमने ऐसे ग्रुप बना लिया। बस इसमें ये होता है कि हम इसको जो जनसंख्या है उसको हमने तो बांट लिया, इसमें कुछ जैसे 25 छात्र हैं, इसमें कुछ अलग छात्र हैं, इनमें से हमको चूज़ करना होता है, ठीक है, कितने छात्रों को हम चूज़ करेंगे। और इसमें हम आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक विधि का प्रयोग करते हैं, इसके द्वारा हम इस बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है न्यायिक नमूना विधि। ये विधि होता है जैसे कि हम एक उदाहरण देखें, जैसे कि अध्ययन हम करते हैं कि हम किसी कॉलेज में या किसी चीज़ शोधकर्ता क्या करता है, किसी से पूछता है, ये जानना चाहता है कि कॉलेज में जो मास मीडिया होता है, जो मास मीडिया जो स्नातक करने के लिए क्या होता है, कि ये इसके बारे में वो जानना चाहता शोधकर्ता। तो जो ये मास मीडिया जो कर रहे हैं, ठीक है, जो मास मीडिया जो कोर्स कर रहा है वही बता पाएगा। तो क्या होता है, ये शोधकर्ता के लिए आसान हो जाता है कि बस वो उन्हीं लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा, अपना शोध जो भी होगा उन्हीं स्टूडेंट्स के पास जाएगा, उनसे अपना जो उन्हें ऑब्जेक्ट बनाकर अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या करेगा, वो मास मीडिया वाले स्टूडेंट से ही पूछेगा, क्योंकि उसका टॉपिक भी वही है, क्योंकि वो वही बता सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जो शोध करना होगा शोधकर्ता, वो उन्हीं व्यक्तियों के पास जाकर अपना क्वेश्चन उससे पूछेगा कि क्या है, क्यों है, कैसा कोर्स है, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो उन्हीं व्यक्तियों से पूछेगा। उसके बाद हमारा लास्ट है स्नोबॉल का नमूना। स्नोबॉल क्या होता है, स्नोबॉल बॉल वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये बहुत चैन होता है उसकी तरह एक जाल की नुमा होता है, ठीक है, कि जैसे कि आप एक, जैसे अभी आपको समझ में आएगा चैन इसको क्यों कहते हैं। ये चैन प्रतिदर्श भी होता है, क्योंकि इसमें होता है, जिसमें जब हम शोध करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो नमूना होता है
तो उसमें उसकी नमूने की या जनसंख्या की बहुत ही कमी होती है, उसमें जनसंख्या की कमी होती है जो जिससे हम कोई पूछें, जैसे शोध करता है जो नमूना है वो बहुत कम होता है। कि हम कुछ ऐसे टॉपिक पे जब शोध करते हैं तो उसमें जनसंख्या की बहुत कमी पड़ जाती है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो मिलते नहीं हैं। जैसे कि आप कोई भी ऐसे टॉपिक लीजिए, जैसे कि HIV, ठीक है। ये ऐसे वाले टॉपिक पे कोई नहीं बताना चाहेगा किसको है किसको नहीं है, या फिर कौन से लोगों को होता है ये HIV। तो ये क्या होता है कि ये टॉपिक बहुत ही ऐसा है कि जिसमें आपको डेटा कलेक्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करते हैं, इसमें पहले आपने क्या होता है, इसमें आपने पहले एक व्यक्ति पास गए, आपको एक व्यक्ति मिल गया, ठीक है, उसको हुआ है, आपने उससे पता लगा लिया कि कैसे हुआ है। तो आपने जब ये पता लगाया तो आप उससे पूछेंगे कि आपके जानने में कोई और है, आप उस व्यक्ति से पूछते हैं। तो वो अगर उसको पास होता वो बता देता कि हाँ एक दूसरा है, आप उसके पास जाते हैं तो वो बताता हाँ मेरे जानने वाले भी हैं। तो उसके पास कलेक्ट कर लेते हैं, इस A से भी कलेक्ट करते हैं डेटा, फिर B से वो बताता है कि हाँ मेरे पास भी है, ठीक है। वो उसके बाद आप इसके पास भी जाते हैं, इन दोनों से पूछते तो वो बताते हैं, ठीक है, उसके पास। तो ऐसे ये चैन की तरह, इसलिए आप इसको चैन भी कहते हैं। तो ये चैन की तरह काम करता है, एक के पास जाते हैं तो वो दूसरा बताता रहता है। ऐसे टॉपिक में जिसमें आपको कोई मिलता नहीं है तो आप एक के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, वो दूसरा बताता है, उसके पास कोई जानने वाला ऐसा हो इस टॉपिक के बारे में। तो ऐसे चैन की तरह ये काम करता है स्नोबॉल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, या हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा आता है डाटा कलेक्शन, आंकड़ों का संकलन कैसे करते हैं। ये क्या होता है, हमारा डेटा संग्रह एक स्थापित प्रणाली है जिसमें लक्षित चर पर जानकारी इकट्ठा करने और मापने की प्रक्रिया है। कि हम किसी पर आप जानकारी चाहिए तो हमको डेटा चाहिए ना, डेटा हम कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी रिसर्च कर रहे हैं तो हमें डेटा भी चाहिए, बिना डेटा का हम कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, उसको आप कैसे वो कर सकते हैं कि हम तुलना कैसे कर सकते हैं। तो दो टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं, जो हमने प्रत्यक्ष हमने उससे जाके क्वेश्चन एयर किया, अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, ये हमारे प्राइमरी में है। और सेकेंडरी में क्या होता है, जिसमें हम इंटरनेट के द्वारा बुक्स, पत्रिका, न्यूज़पेपर जितने आते हैं ये सेकेंडरी में आते हैं। तो इसको और अच्छे से देख ले, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हो गया पूरा वीडियो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए आंकड़े प्राथमिक और द्वितीय, जिसे गौड़ भी कहते हैं। प्राथमिक में प्रत्यक्ष निरीक्षण जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू लेना, प्रश्न पूछना, अनुसूची, ये सब। और द्वितीय में क्या होता है, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। इसमें प्रकाशित स्रोत में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, राष्ट्रीय प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, ये हमारा प्रकाशित होते हैं। जो पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, सरकारी प्रकाशन जो डेटा सरकार प्रकाशित करती है किसी भी चीज़ में, जैसे कि स्वच्छता अभियान का डेटा वो करती है, और बहुत जनसंख्या का बहुत सारी डेटा जो सरकार जैसे कुपोषण से संबंधित कितने हैं, मिड डे मील, जितने भी सरकारी प्रकाशन है ये सारे इसके अंतर्गत प्रकाशित स्रोत में आते हैं। और अप्रकाशित स्रोत में क्या क्या आते हैं, इसमें हमारा सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख और शोध ग्रंथ, ये हमारा अप्रकाशित, ये प्रकाशित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, रिसर्च हमारा आज का रिसर्च पूरा कंप्लीट हो गया। एक वीडियो में आपका पेपर फर्स्ट और पेपर आपका सेकंड भी ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एक वीडियो से आपका दोनों पेपर कंप्लीट हो गया, आपको दोनों में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना भी रिसर्च था आपको इसमें पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ आपको बार बार कहना पड़ता है कि वीडियो को आप लाइक नहीं करते और मतलब आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। जब तक बताएंगे नहीं तो पता कैसा चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो अच्छा आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है।